हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 में वास्तविक संख्या का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखिए आप लोगों का पिछले साल से एनसीईआरटी में सिलेबस कम कर दिया गया है, इसलिए आप जो है पूरे चैप्टर की तैयारी आप आसानी से इत्मीनान से कर सकते हैं। वास्तविक संख्या में भी कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है, जैसे कि आप यूक्लिड विभाजन परिमेय वो सारे टॉपिक हटा दिए जो जो कि कठिन थे। इसमें हम कुछ कम कॉन्सेप्ट है उसी का अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बताया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि कोई भी भाज्य संख्या लेते हैं, जैसे मानते हैं हम 6930 ने इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए कैसे, इसको इधर ले लेते हैं, इसको अभाज्य संख्या के रूप में पहले इसको गुणनफल करेंगे, काटेंगे, 2 से करेंगे, 2 3 100, 2 4 8, 2 1 2 6 12, 2 5 10। ठीक है, अब ये 2 से नहीं करेगा, 3 से देते हैं, 6 3 9 5 4 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 कम 3, फिर 3 कम 3, 3 5 5, 3 5 15, अभी भी 3 से कटेगा, फिर 3 से कराते, 3 किया 9, 3 3 8 24, 3 5 15। अब ये देखिए 3 से नहीं कटेगा, अब लिखते हैं इसमें 5 से कराते हैं, 5 से 35 और फिर ये 5 से 35, अब 77 आ गया, 11 से ये कट जाएगा। ठीक है, देखिए 11 से 77। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि इस 6930 जो है हमारा, ये तो पूरा भाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें जो है हम तो इसका गुणनखंड निकाले, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11। इसमें देखिए प्रत्येक संख्या अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, फिर 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या और 11 भी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या। इसलिए बता सकते हैं कि किसी भी संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ले सकते हैं। जैसे देखिए 15 भाज्य संख्या, 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 5। ठीक है, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि देखिए अभाज्य संख्या वो संख्या है जो कि खुद से कटेगा और एक से कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं करता है। जैसे 5, 5 किससे कटेगा? 5 सिर्फ एक से कटेगा और खुद से कटेगा, और किससे कटेगा? नहीं। ठीक है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, जो भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 15 को 3 गुना 5 लीजिए, ये 3 और 5 अभाज्य संख्या। ठीक है, 20 लेते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 5 20, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य गुणनफल, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय हमारा यही कहता है। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या जो होता है ऐसी संख्या होता है जो कि सिर्फ एक से कटेगा और खुद से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। देखिए जैसे कि 11 ले लिए, 11 किससे कटेगा? या तो एक से कटेगा या फिर खुद से कटेगा, 11 से कटेगा, बाकी किसी के पहाड़ा में फिर ये कटेगा नहीं। 2 से कटाइए, 2 5 10, 2 6 12 नहीं कटेगा। 3 से कटाइए, 3 3 और 3 6 12 नहीं कटेगा। इसलिए अभाज्य में उससे करते हैं जो कि खुद से कटेगा और एक से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। ये जो है सिर्फ एक और खुद से करने वाला होता है, एक और खुद से विभाजित होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसम यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालने का तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से कि संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड विधि की सबसे छोटी घात का गुणनफल, और एलसीएम कहता है कि संख्या में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल जो होगा वो एलसीएम होगा, और छोटी घात का गुणनफल जो होगा एचसीएफ होगा, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ वाला होगा। देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, 30 60 और 84 ले लेते हैं। ठीक, अब इसका हम एचसीएफ निकालते हैं यानी कि मौत से निकालते हैं इस विधि द्वारा। देखिएगा 30 का भागांकन कीजिए, 30 का भागांकन कीजिए, 2 से घटाइए 15 30, फिर इसको 3 से घटाइए, 3 बजे 15, और 30 भाग कितना निकला हमारा? 2 गुना 3 गुना 5। 60 का भागांकन कीजिए, 60 से 2 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। ठीक है,
अब देखिए 60 बराबर हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। फिर 84 का अभाज्य कीजिए। 2 से 2 चौका 2 ने 4, 2 ने 4, 2 एकम 2, 3 से 3 से 21। ठीक है, अब देखिए 84 बराबर हमारा कितना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में जो उभयनिष्ठ अभाज्य होगा जो कि तीनों में मैच कर रहा है, ठीक है, इसके सबसे छोटी घात पर इसमें आप कर सकते हैं कि इसका किसी घात पर 2 पर घात पर कुछ नहीं है तो 1 है, 3 पर घात कुछ नहीं है तो 1 है, इस पर घात 1 है। ठीक है, इसमें जो है 2 हुए। ठीक है, तो 2 पर घात हो गया 2, 3 1 हुए, 3 पर घात हो गया 1, 5 1 हुए तो 5 पर घात हो गया 1। ठीक है, इसमें जो आपका दो दो ठो है तो 2 पर घात हो गया 2, 3 उठे 3 पर घात 1 और 7 पर घात 1। ठीक है, अब इसका अगर मौसम हमको निकालना है तो देखिए क्या होगा, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड जितना भी अभाज्य गुणनखंड है जो कि और सब में जो अभाज्य गुणनखंड है उसका सबसे छोटी घात जो है उसी का गुणनफल लेंगे। तो देखिए एचसीएफ इसमें क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ मतलब होगा कि जो कि सब में है। ठीक है, इसमें देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, ले लेते हैं। अच्छा, 2 इसमें सबसे छोटी घात किसका है, ये 2 पर घात 1 है तो 2 पर घात 1 हो जाएगा। ठीक है, और भी हमारे घर है क्या है, 3 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तीनों में, और तीनों पर सबका घात 1 है तो जो है वही छोटी हो जाएगा तो 3 पर घात 1। और देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें भी है लेकिन 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ हमारा क्या मिला, सिर्फ 2 ही मिला और 3 ही मिला, लेकिन इसमें सबसे छोटी घात क्या था, 2 पर घात 1 था इसमें और इसमें 3 पर घात 1 था। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुना 3 अर्थात 6। ठीक है, अब देखिए जब एलसीएम के निकालने का बात होता है तो इसमें क्या होगा, अभाज्य गुणनफल की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होगा। अब देखिए एचसीएफ आपका एलसीएम जो होगा वो सबसे बड़ी घात का गुणनफल होगा। इसमें हम उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं देते हैं। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना कि उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखना है, उभयनिष्ठ जो कि तीनों में होगा, या फिर 4 को संख्या का निकाल रहे हैं तो चारों में होना चाहिए, 3 को संख्या का निकाल रहे हैं तो तीनों में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एलसीएम में क्या होगा, सबसे बड़ी घात, इसमें अब उभयनिष्ठ को नहीं देखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 है, सबसे बड़ी घात कितना है, 2 पर घात 2, तो 2 पर घात 2 ले लीजिए। अब इसमें देखिए 3 है, तीनों में 3 पर घात 1 है और इससे छोटा तो कोई है नहीं किसी में, तो 3 ले लीजिए। ठीक है, और 5 पर सबसे बड़ी घात, इसमें 5 नहीं है तो 5 पर घात इसमें आप 0 ले सकते हैं, क्योंकि देखिए 5 पर घात 0 मतलब 1, 7 पर घात 0 मतलब 1, किसी भी 99 पर घात लेंगे 0 मतलब 1, किसी भी और घात 0 लीजिए 1, इसलिए हम यहाँ पर दिखाने के लिए देखिए 5 पर घात इसमें 1 था, 5 पर घात इसमें 0 था, तो किसका वाला लेंगे, बड़ा वाला लेंगे, क्योंकि इसमें एलसीएम कहता है कि सबसे बड़ी घात गुणनफल लेना है और प्रत्येक अभाज्य का इसमें एको को छोड़ना नहीं है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि इसमें कि भैनिश वाला ले लिया और बाकी वाला को छोड़ दिया, ऐसा नहीं, सभी को लेना है। तो 2 पर घात हमारा 2 था, ले लिए, सबसे बड़ी था 2, 3 पर घात हमारा 1 है, सबसे बड़ी है क्योंकि इससे बड़ा कोई दिया नहीं है, और 5 पर घात देखिए इसमें 1 था, इसमें 1 था, इसको 0 मान लिया तो क्या होगा, 5 पर घात 1 ही सबसे बड़ा है तो इसको 1 ले लिए। और इसमें देखिए 7 इसमें 7 पर घात 0 ले लिए, इसमें 7 पर घात 0 लीजिए। अब देखिए बड़ा कौन हुआ, 7 पर घात 1 की 7 पर घात 0, तो 7 पर घात 1, देखिए इसका मतलब ये कि 7 पर घात 0 का मतलब 1 है, 1 से गुना करने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 7 पर घात 1 बड़ा हो गया, अब इसको गुना कीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, इसका एलसीएम निकल जाएगा, 2 दूनी 4 या 12 पर 5 7 और ये छोड़ते 420, ये आपका एलसीएम निकला। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का अभाज्य विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप इसको इसमें समझ में नहीं आता, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक ले लिए 12, एक ले लिए 20, इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले, देखिए 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 20 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5, 2 नहीं 4 5 20, 2 नहीं 4 12। ठीक है, 2 पर घात 2 गुना 3, 3 पर घात 1, इसका मतलब क्या हुआ, 2 पर घात 2 गुना 5 पर घात 1। ठीक है, देखिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ अभाज्य की सबसे छोटी घात का गुणनफल,
इसमें उभयनिष्ठ क्या है हमारा, सिर्फ दो इसमें भी, सिर्फ दो ही उभयनिष्ठ और कुछ नहीं है। इसे बोला कि सबसे छोटी तो कोई दो पर घात दो, इससे छोटा तो कोई और दिया ही नहीं है, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, दो पर घात दो, यानी कि दो दूनी चार। एचसीएफ का मतलब देखिए क्या होता है, ये दोनों को काट देगा, ऐसा संख्या जो कि दोनों को काट देगा और वो सबसे बड़ी संख्या। चार से देखिए, चार तीन 12, चार पंचे 20, दोनों को काट दिया, ठीक है, ये हो गया एचसीएफ। मतलब ये ऐसा बड़ी संख्या होता है जो कि दोनों को काट दी, उसको बोलते हैं महत्तम समवर्धन। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम जो हो जाएगा, इसमें क्या होगा, प्रत्येक अवयव अंक की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। इसमें तो छोटी घात का था, लेकिन छोटी दो पर पावर दो से छोटी कुछ था ही नहीं, इसलिए एचसीएफ 4 हो गया। अब एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ी घात का गुणनफल। इसमें आप उभयनिष्ठ नहीं देखेंगे, ठीक है, तो दो पर घात कितना हो गया आपका, दो पर घात इसमें दो है और 103 है, तीन भी ले लीजिए। मतलब इसमें देखिए अवयव अंक जितना है उतना सबको ले लीजिए, शामिल कर लीजिए। दो पर घात दो, फिर गुना 3 गुना 5, ये हो गया आपका 4 गुना 3 गुना 5 और 4 5 15 चुके 60। ये इसका एलसीएम हो गया 60। और एलसीएम जो होता है मतलब ऐसा सबसे छोटी संख्या होता है जो कि जो भी हमारा संख्या दिया था उससे पूरी तरह कट जाए। देखिए 12 और 20, सबसे छोटी संख्या 12 और 20 से कटने वाला क्या होता है, 12 पंचे 60 और 20 तिया 60, ठीक है, इससे छोटा कोई नहीं कटेगा। जैसे देखिए 36 होगा, तो 36 देखिए 12 से कटेगा लेकिन 20 से नहीं कटेगा। 36 देखिए 12 से कटेगा लेकिन 20 से नहीं कटेगा, इसलिए एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम सबसे छोटा कटने वाला संख्या होता है जो कि सभी से कट जाए, ठीक है। अब देखिए कोई भी दो संख्या हमको दी हुई रही है, जैसे मानते ए और बी, कोई भी दो संख्या दिया गया। अब इसका मॉस और लॉस का जो गुणनफल करेंगे वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। देखिए कैसे, एक संख्या ले लेते हैं हम। अब देखिए कोई भी छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 6, 4 ले लिए और 6 ले लिए, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हो जाएगा आपका, 4 का गुणनफल कीजिए, 4 का गुणन करेंगे 2 दूनी 4, 6 का करेंगे 2 तिया 4, मतलब 4 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 और 6 बराबर 2 गुना 3। दोनों में उपनिष क्या, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, एक तो है, तो एचसीएफ हो गया इसमें 2। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जितना अभाज्य अंक है सबको शामिल कर लीजिए, ठीक है, बड़ा वाला भी ले लेते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 3, तो हो जाएगा 2 से 4 तिया 12, ठीक है। मौस से निकला आपका 4, सॉरी मौस से निकला 2 और लॉस से निकला 12, और इधर दोनों संख्या गुना कीजिए, 4 गुना 6, 12 में 24, 4 छके 24, ठीक है, दोनों तरफ बराबर है। तो दो संख्या जब दी हुई रहती है तो उसमें उसका मॉस और उसका लॉस का जो गुणनफल होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी बड़ी संख्याओं पर ये नियम लागू कर सकते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो मॉस और लॉस का जो गुणनफल होगा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगले चैप्टर में इसमें अगला कॉन्सेप्ट का ध्यान देंगे। तब तक के लिए इसमें इसके आधार पर आप लोग सवाल बना सकते हैं।